फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या है उसके बारे में थोड़ी बहुत हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट याद रखना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। यूनिवर्सल क्यों कहा गया वो भी समझो कि ये जो लॉ है वो यूनिवर्स में किसी भी पोजीशन पे वैलिड है। किसी भी दो बॉडी जिसके पास मास है उनके लिए ये वैलिड है। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of two objects. देखो यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, एक का सेंटर ये है, दूसरे का सेंटर यहाँ पे है। दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है जो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ए के ऊपर बी की वजह से जो फोर्स लगता है वो ये डायरेक्शन में है और बी के ऊपर ए की वजह से जो फोर्स लगता है वो ये डायरेक्शन में है। और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा तो वो हमें कैसे पता चलेगा, समझो। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है तो द म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मास बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सबसे पहले देखो, आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखोगे तो पता चलेगा। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मास के लिए। सपोज एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है। हम मान के चलते ये जो बॉडी ए है उसका मास कैपिटल एम है और बॉडी बी का मास है स्मॉल एम। ठीक है, तो ये पता चल गया दोनों का मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा F इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मतलब आपको ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में डायरेक्ट लिखना नहीं है। पहले आप वर्ड्स में लिखोगे। कैसे, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखोगे अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन the force between two objects is directly proportional to the product of their masses। और वहाँ से ये फॉर्मूला बना क्या, F is directly proportional to कैपिटल M इंटू स्मॉल m। फिर सेकेंड स्टेटमेंट लिखोगे आप, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या रहेगा, एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और वहाँ से हमें पता चला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। या तो आप बोल सकते हो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेंटर के बीच में, दोनों जो बॉडी है उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है d। ओके, तो दोनों को कंबाइन करो। देखो यहाँ पे इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हो कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई d², वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मास। ओके, चलो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको रिमूव करना है तो कोई ना कोई आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कैपिटल जी। तो यहाँ पे कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर तो रहेगा ही। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेर जी क्या है, तो आपको लिखना है यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन, या तो बोल सकते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब ये वर्ड यूनिवर्सल क्यों आया वो भी समझो। यूनिवर्सल का मतलब रहेगा यूनिवर्स में किसी भी पोजीशन पे जी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, मतलब ये कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ रहेगा। इसीलिए हम जी को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे जी अलग निकालना है तो भी मैं निकाल सकता हूँ। ये फॉर्मूला वैसे भी आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको कैपिटल एम स्मॉल एम मास की जगह पे M1 M2 मास दिया है तो फिर आपको फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है Gm1 M2 डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब ये G है उसकी वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और हम फोर्स का लॉ है वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। न्यूटन ने जब ये लॉ दिया था तब वो भी फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, तो पता कैसे चले कि ये जी की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो एक कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था सेंसिटिव बैलेंस को लेके। कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था सेंसिटिव बैलेंस को लेके, और वो एक्सपेरिमेंट में जी की वैल्यू निकली थी, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये आपको याद रखनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ये यही फॉर्मूला में जी को आप सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ, जी को अलग ले लो तो ये डी स्क्वायर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जी का फॉर्मूला बनेगा एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ठीक है, और यहाँ से हमें पता चलेगा यूनिट ऑफ जी। तो यूनिट ऑफ जी हमें मिलने वाला है यहाँ पे। देखो फोर्स का क्या रहेगा, न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई ये मास का होता है किलोग्राम, और यहाँ पे भी किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम मतलब नीचे आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। इसीलिए जी का यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, चलो अभी वैल्यू, मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड, या तो आप बोल सकते हो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी क्या रहेगी। तो जी की वैल्यू रहेगी 6.67, आप पीछे 3 लगा सकते हो, 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है। कहाँ से स्टार्ट करोगे, द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस। याद रखना ये 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है। बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये थियरी में हम टेक्स्ट बुक में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए आपको टेक्स्ट बुक में देख के अच्छे से नोट्स बनानी है।
ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो लिखा है उतना कंपलसरी आना चाहिए, उतना तो कंपलसरी आना चाहिए, बाकी एक दो पैराग्राफ आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट थियरी देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये 2 मार्क्स में आ सकती है। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है तो वो समझो यहाँ पे। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड सेवरल फिनोमिना विच वर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड। ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया क्या, ऐसे कुछ फिनोमिना जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है ऐसा हम मानते थे। जैसे कि देखो, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, एक ऐसा फोर्स जो अर्थ के साथ हमें बाइंड करके रखता है, मतलब पकड़ के रखता है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वी आर बाउंडेड बाय अर्थ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस है यूनिवर्स में उसमें सबसे वीक है, बट वो लॉन्ग डिस्टेंस तक लग सकता है। मतलब सन है वो प्लूटो तक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, उससे दूर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। ठीक है। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर। द मोशन ऑफ, समझना, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। तो देखो, हमें ये लगता है कि हमें अर्थ के साथ पकड़ के रखने वाला फोर्स अलग होगा, मून का जो रोटेशन है उसके लिए जो एक फोर्स लग रहा है वो अलग होगा। ठीक है। और जब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं बना था तब तो सबको यही लगता था कि हमें पकड़ने वाला जो फोर्स है वो अलग है, मून के रोटेशन के लिए जो जवाबदार फोर्स है वो भी अलग है, और बाकी सारे प्लैनेट्स की मोशन है तो उनके पीछे भी जो रीज़न है वो भी कुछ अलग हो सकता है। बट न्यूटन ने ये प्रूव किया कि ये सारे जो फिनोमिना है वो सब एक ही फोर्स की वजह से है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, देखो ये भी एक ही फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, तो ये भी किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको सिर्फ इतना लिख देना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे फिनोमिना जो हमें लगते थे अनकनेक्टेड है वो प्रूव हुए कि ये सब कनेक्टेड है बाय अ सिंगल फोर्स, और वो कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन कौन से यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। ठीक है। तो ओशन के अंदर जो टाइड्स आते हैं वो भी किसकी वजह से आते हैं, मून एंड सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो आज हमने 2 थियरी पढ़ी, एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और मिनिमम 2 to 3 टाइम्स रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। ये जो लॉ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसकी हेल्प से जो फॉर्मूला बनता है वो न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा, F = G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई d²। तो अच्छे से याद रख लेना है, मिनिमम 3 to 4 टाइम्स रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। और फिर भी अगर कहीं पे डाउट है तो आप कभी भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।